आप सभी का मैं आज फिर स्वागत करता हूं। अर्थशास्त्र की क्लासेस का दौर जारी है और मैं आपको पिछले कई क्लासों में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में अंतर बताने का प्रयास किया। इन दोनों टॉपिक को विस्तार से समझाया। इनसे ही संबंधित एक टॉपिक है जिसका नाम है स्टैगफ्लेशन। जैसा कि इसके नाम से विदित है, स्टैगफ्लेशन एक इस प्रकार की स्थिति है अर्थव्यवस्था में जब एक तरफ कीमतें बढ़ती है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर शुरू होता है। आप सबको विदित है, सबको पता है, जैसे मैंने पिछली क्लासों में बताया है कि जब कीमतें तेज गति से बढ़ती है वो तभी बढ़ती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है, जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है। लेकिन इसके विपरीत जब डिफ्लेशन होता है तब कीमतें घटती है, उत्पादन घटने लगता है, बेरोजगार की स्थिति पैदा होने लगती है। इस प्रकार की स्थिति को डिफ्लेशन कहते हैं। लेकिन ये स्टैगफ्लेशन क्या है? इन दोनों के एक बीच की स्थिति है। यह एक इस प्रकार की स्थिति है जो सबसे खतरनाक है। स्थिति यह है कि अर्थव्यवस्था में एक तरफ कीमतें तेज गति से बढ़ने लगती है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में उत्पादन घटने लगता है, रोजगार घटने लगता है। इस प्रकार की स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन की जो सामान्य और सिंपल जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन टाइप की स्थिति अर्थव्यवस्था में पैदा हो जाती है। वो स्थिति यह है कि स्टैगफ्लेशन में अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर शुरू हो जाता है, उत्पादन भी घटने लगता है, बेरोजगारी की स्थिति अर्थव्यवस्था में पैदा होने लगती है, अर्थव्यवस्था कंट्रैक्शन शुरू होता है, अर्थव्यवस्था अपने आप में जीडीपी घटने लगती है, गिरने लगती है। इस प्रकार की स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अभी कोरोना काल में भारत देश में स्टैगफ्लेशन की स्थिति हो रही है। स्टैगफ्लेशन इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक है। स्टैगफ्लेशन में गरीबों पे और ज्यादा तेज गति से मार पड़ती है, क्योंकि एक तरफ तो उनका रोजगार चला जाता है, उनकी आय कम हो जाती है, दूसरी तरफ वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। और उसमें भी जो एसेंशियल कमोडिटी है, जो आवश्यक वस्तु है, दिन प्रतिदिन में काम में आने वाले जो आवश्यक वस्तु हैं, भोजन है, कपड़े हैं, इनकी कीमतें तेज गति से बढ़ने लगती है। बढ़ने से उस पर दोहरी मार पड़ती है सामान्य व्यक्ति पे। तो इसलिए स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था में एक इस प्रकार की स्थिति है जो इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक है, इन्फ्लेशन से भी खतरनाक है और डिफ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके उदाहरण यहां पे स्टैगफ्लेशन के कुछ दिए हुए हैं। जब 1900 सबको पता है कि जब ओपेक की स्थापना हुई थी, ओपेक नाम का जब दुनिया में कार्टेल बना था, तब तेल उत्पादन में, तेल की दुनिया में पूर्ति में उन्होंने मोनोपोली, एकाधिकार हासिल कर दिया था। तब उनकी कीमतें रातों रात बढ़ने लगी। इससे अर्थव्यवस्था में, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में नकारात्मक परिणाम पड़ा और अर्थव्यवस्था में एक तरफ मंदी थी, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ रही थी। उसका परिणाम था ओपेक की स्थापना और कीमतों को तेज गति से आगे बढ़ना। इस डायग्राम के द्वारा स्टैगफ्लेशन को समझाया गया है। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि SRAS1 का मतलब है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में समस्त पूर्ति कितनी है वो SRAS कहलाती है। समस्त अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तु और सेवाओं की पूर्ति SRAS कहलाती है। दूसरी तरफ एग्रीगेट डिमांड है, मतलब समस्त अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के द्वारा, जैसे भारत देश है, भारत देश में 140 करोड़ के लोगों के द्वारा वस्तु और सेवाओं की कितनी मांग है, इसको प्रस्तुत करने वाला वक्र एडी वक्र है। भारत देश में समस्त वस्तु और सेवाओं की पूर्ति को प्रेजेंट करने वाला वक्र, पूर्ति वक्र SRAS1 है। शुरुआत में सपोज हम ये मान के चलते हैं कि यदि पूरे भारतीयों की मांग एडी है, समस्त भारतीयों के उद्योगों की, कंपनियों की वस्तु और सेवाओं की पूर्ति SRAS1 है, एक है, तो सबको पता है इसमें दो चीजें ली हुई है। एक तरफ आप देखिए कि एक्स अक्ष पे वाई उत्पादन लिया हुआ है, रियल उत्पादन लिया हुआ है, जीडीपी है, जीएनपी है ये, और दूसरी तरफ पीएल मतलब प्राइसेस लिया हुआ, कीमतें लिया हुआ, औसत कीमतें ली हुई है कि देश के अंदर औसत कीमतें क्या होगी। अब आप देखिए कि सबसे पहले जो संतुलन होता है SRAS1 का और एडी का, सामान्यतः ये होता है कि जब वस्तु की कीमत P1 होती है और देश का उत्पादन होता है Y1।
अब देखिए स्टैगफ्लेशन को यहाँ समझाया गया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। तो स्टैगफ्लेशन में क्या किया गया है कि यदि किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में शोक लग जाए, अर्थव्यवस्था में तेजी से झटका लग जाए, जैसे कि ओपेक की स्थापना हुई थी, दुनिया में तेल की कीमतें तेज गति से, दुनिया में तेल की पूर्ति अचानक कम हो गई थी, यदि ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था में यदि किसी एक वस्तु का, अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन की पूर्ति यदि घट जाती है, और वो जानबूझकर भी घट सकती है जैसे कि ओपेक ने किया था, यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ति तेज गति से घटने लगती है तब क्या होता है, SRS 1 से SRAS 2 पे पहुंच जाते हैं। आप देखिए आगे वो कर्व जैसे एरो दिखाया गया है, तो कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड ऊपर की ओर कर्व शिफ्ट हो जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ति घट जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ति घट जाती है तो इसमें आम जनता पर दोहरी मार पड़ती है। आप देख लो कि कीमत P1 से बढ़कर P2 हो जाती है और उत्पादन Y1 से कम होकर Y2 हो जाता है। तो ये दोहरी मार है, एक तरफ मंदी है, उत्पादन घट रहा है, एक तरफ कीमतें बढ़ रही है। इस प्रकार का जो कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है वो स्टैगफ्लेशन में देखने को मिलता है। स्टैगफ्लेशन सबसे खतरनाक है, इन्फ्लेशन से भी खतरनाक है, डिफ्लेशन से भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था में आम जनता की, आम लोगों पर दोहरी मार पड़ती है, भयंकर मार पड़ती है। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है, जैसा कि मैंने परिभाषा में आप लोगों को समझाया था कि स्टैगफ्लेशन में एक तरफ कीमतें बढ़ती है, दूसरी तरफ उत्पादन कम होता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, अर्थव्यवस्था में उद्योगीकरण कम होने लगता है, कंपनियां बंद होने लगती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूर्ति घट जाती है और पूर्ति घटने से दोहरी मार पड़ रही है अर्थव्यवस्था में। इस प्रकार की एक विशेष स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर लिखा है टॉपिक में। तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, जिसको यहां पे भी समझाया हुआ है। अब यह है कि स्टैगफ्लेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, स्टैगफ्लेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। यहां पे पहला कारण दिखाया जो कि मैंने आपको समझाया भी है कि ऑयल प्राइस राइजेस। ऑयल एक ऐसा साधन है जिससे समस्त वस्तु और सेवाएं बनती है, हर व्यक्ति के काम में आने वाला ये इनपुट है, इसलिए इसको बेसिक इनपुट कहते हैं, इसलिए इसको एसेंशियल इनपुट कहते हैं। यदि ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में सभी लोगों पर मार पड़ती है। इसलिए ओपेक ने क्या किया कि दुनिया भर में 1970s में 70 में तेल की पूर्ति को कम कर दिया था और अचानक तेल की कीमतें $3 प्रति बैरल से बढ़कर 12 बैरल प्रति डॉलर 2 साल के अंदर हो गई थी। दुनिया भर में जबरदस्त मार पड़ी, दुनिया भर में उसमें मंदी का दौर था। तो ये स्टैगफ्लेशन का कारण यह है कि ऑयल की कीमतें बढ़ जाना, कच्चे ऑयल की कीमतें बढ़ जाना। दूसरा कारण है पावरफुल ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस, सबको पता है ट्रेड यूनियन वो होते हैं जो अपने मजदूरों की मांग को उत्पादनकर्ताओं के सामने रखते हैं, कंपनियों के सामने रखते हैं, उद्योगों के सामने रखते हैं। कभी कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है कि यदि ट्रेड यूनियन ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा यूनाइटेड है, ज़्यादा संगठित है, तब वो अधिक से अधिक वेज की मांग करते हैं, मजदूरी दर की मांग करते हैं। ये स्थिति भारत में नहीं है, कम से कम ये स्थिति भारत में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि भारत जैसा गरीब देश जहाँ पे मजदूरों की पूर्ति असंख्य है, मजदूरों की जो मिनिमम मजदूरी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। वो इतनी मजदूरी कम है कि वो अपनी दाल पानी की व्यवस्था कर सके, अपने केवल छोटी सी खाने पीने की व्यवस्था कर सके। तो इस प्रकार की स्थिति कम से कम भारत में नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यह समझाया गया है, यहाँ दिया गया है, किताबों में कई जगह ये लिखा गया है। मैं आपको समझा देता हूँ। इस प्रकार के ट्रेड यूनियन होने से वो अधिक से अधिक मजदूरों की मांग करने लगते हैं, इसलिए कंपनियों की लागत बढ़ जाती है और उत्पादन कम होने लगता है। उत्पादन कम होने से कीमतें बढ़ती है और देश में उत्पादन घटता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, देश के अंदर जीडीपी भी कम हो जाती है। तो इसीलिए स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति आ जाती है। इस प्रकार ये दो और चीज़ों में ये समझाया गया है, मतलब प्रोडक्टिविटी, यदि साधनों की उत्पादकता घट जाए, मतलब साधन जो वस्तु और सेवाएं बनाते हैं उनकी क्षमता घट जाए, वो कम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने लगते हैं। यदि मशीनें पुरानी हो जाती है, व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, साधन अपनी अनुकूलतम बिंदु से के बाद उत्पादन करने लगता है, तो उसका उत्पादन कम होने लग जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता घट जाती है, उनकी क्षमता घट जाती है। क्षमता घटने के परिणाम स्वरूप यह होता है कि देश के अंदर पूर्ति कम हो जाती है और कीमतें बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार की स्थिति भी हो सकती है कि वो कम से कम यह स्थिति भी भारत में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि भारत जैसा गरीब देश जहाँ पर लाखों बेरोजगार लोग हैं, करोड़ों बेरोजगार लोग हैं, कम से कम भारत में ये स्थिति देखने को नहीं मिलती है। उसी प्रकार राइज इन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी स्थिति भारत में कम से कम देखने को नहीं मिलती है। पहला केवल एक पॉइंट को छोड़ के स्टैगफ्लेशन के जो कारण समझाए गए हैं वो पूरी दुनिया में विकसित देशों में लागू
लागू हो सकते हैं क्योंकि वो अपनी क्षमता पर उत्पादन करते हैं, लेकिन भारत में ये कम से कम लागू नहीं होता है क्योंकि भारत में इतनी बेरोजगारी है कि साधनों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रोजगार में लोग, काम करने वाले अथाह लोग हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार इस टॉपिक को मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। स्टैगफ्लेशन से एक भयंकर स्थिति है, इसको बचने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को इसके लिए जो नीति कौन सी नीति का सरकार को इसमें अनुसरण करना चाहिए वो हम अगली क्लास में और ज़्यादा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए काफ़ी धन्यवाद।